नमस्कार दोस्तों, छठ महापर्व के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ महापर्व हमारे काफ़ी नज़दीक आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी धूमधाम से छठ महापर्व मना रहे होंगे। चलिए इस छठ महापर्व से जुड़े हुए कुछ हम अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि छठ पर्व नदी किनारे ही क्यों मनाया जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि जो छठ महापर्व होता है वो नदी किनारे ही मनाया जाता है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं पे जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े सिटी हैं, जो कि मेट्रो सिटी है, वहाँ पे जो है नदी नज़दीक नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि स्पेशली जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग वहीं छठ पर्व ज़्यादा मनाते हैं। बाकी जो वेस्ट यूपी में चले जाएंगे या फिर बिहार से बाहर झारखंड में भी होता है या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भी होता है, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं होता है। लेकिन जो लोग बिहार से या फिर यूपी ईस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं पर भी रहते हैं तो वहाँ पर अपना छठ महापर्व मनाते हैं। तो वो लोग जो है छत पे अपना कहीं पे बाल्टी में या फिर टब में पानी रखते हैं या फिर घर के आसपास ही कोई गड्ढा खोद लेते हैं, वहाँ पे छठ मनाते हैं या फिर किसी जो है नहर के किनारे बैठ के अपना छठ पर्व मनाते हैं। लेकिन जो लोग बिहार में मौजूद रहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और वहाँ पर नदी रहती है, तो लोग नदी किनारे ही अक्सर जाते हैं, नदी किनारे ही छठ महापर्व मनाते हैं। तो ये बात काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है कि छठ पर्व जो नदी किनारे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इसके पीछे रीज़न है। ये जो छठ महापर्व है, ये हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इसमें आप देखेंगे कि नदी किनारे मनाया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बाँस की टोकरी का यूज़ किया जाता है और जितने भी मौसमी फल होते हैं उसका हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, उनको जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये बिल्कुल मौसमी से जुड़ा हुआ हमारा एक त्यौहार है। तो जो नदी है, ये हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है और फिर जो सूर्य है जिसको अर्घ दिया जाता है, वो भी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसीलिए इसको नदी के किनारे मनाया जाता है, ताकि हम लोग नदी को संरक्षित कर सकें, नदियों को गंदा ना करें, नदियों को हम लोग जो है दूषित ना करें। इसीलिए ये पर्व जो है नदी किनारे मनाया जाता है, ताकि उसी बहाने नदी की साफ सफाई हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि छठ महापर्व के दौरान जो है डूबते हुए सूरज को पहले दिन और फिर दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना या फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, ये हमारे सूर्य की जो हम लोग प्रार्थना करते आए हैं या फिर सूर्य की पूजा करते आए हैं, उससे संबंधित है। और फिर जब ये होता है कि ये हम लोग नदी में ही, पानी में ही उतर के जो अर्घ देती हैं, जो महिलाएँ होती हैं वो पानी में खड़ी होकर अर्घ को देती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसमें हर तरफ से देखें तो इसमें कहीं न कहीं प्रकृति जुड़ी हुई है। तो जब जो महिलाएँ होती हैं वो नदी में खड़े होकर जो अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, ताकि इसी बहाने सूर्य की पूजा भी हो जाती है और इसी बहाने में जो है नदियाँ संरक्षित हो जाती हैं और हम लोग नदियों को भी जो है साफ-सफाई कर लेते हैं। बस यही रीज़न है, बाकी इसके पीछे और कोई साइंस वगैरह नहीं है। नेक्स्ट है बाँस की टोकरी क्यों लगाई जाती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे-अच्छे फैमिली होते हैं, जो रिच फैमिली होते हैं, वो भी जब छठ मनाती है, तो बाँस का ही टोकरी यूज़ करती है। यानी कि जो फलों को वो कलेक्शन करके बाँस की टोकरी में ही वो बाँधती है, उसके बाद ही वो लोग नदी किनारे जाते हैं। तो इसमें बाँस की टोकरी का ही क्यों रोल अहम हो जाता है? यानी कि इसके स्थान पे कोई और सामान क्यों नहीं लिया जाता है? तो देखिए, ये हमारी एक प्रथा है, एक परंपरा चली आ रही है। पुराने समय में जब ये त्यौहार मनाया जाता था, तो उस समय हमारे पास प्लास्टिक की जो है टोकरी नहीं होती थी या फिर जो और भी जो आज के समय में जो टोकरियाँ आ रही हैं उस तरह की नहीं होती। उस समय केवल बाँस की टोकरियाँ चलती थी, तो लोग बाँस की टोकरी में ही अपने फलों को इकट्ठा करते थे और नदी किनारे ले जाते थे और फिर जो है वो अपना पूजा पाठ करते थे। तब से ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे समाज में अगर परिवर्तन ला दिया जाए तो समाज में हाहाकार मच जाता है। खासकर जो महिलाएँ हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो लोग बढ़-चढ़ के जो है उत्पात मचाने लगती हैं। तो बस यही कारण है कि लोग आज भी बाँस की टोकरी का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बाँस की टोकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि बस केवल फल को इकट्ठा करना और नदी किनारे ले जाना है प्रसाद रूपी। लेकिन इसमें अगर कोई बाँस की टोकरी की जगह जो प्लास्टिक की टोकरी ले, तो इसमें ये नहीं कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ व्यवधान हो जाएगा। ये तो बस प्रसाद को वहाँ तक पहुँचाने का एक साधन मात्र है। नदी किनारे बेदी क्यों बनाया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो छठ पर्व होने लगता है, तो छठ पर्व जो लोग जहाँ पे करते हैं वहाँ पे नदी किनारे बेदी बनाते हैं। तो देखिए, बेदी पे कोई ये नहीं कि पूजा पाठ होता है या फिर उससे कुछ साइंस जुड़ा है। बेदी तो बस इसीलिए बना दिया जाता है ताकि जो लोग हैं अपने स्थान पे अपना जो है पूजा पाठ कर सकें। लेकिन बेदी हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे घाट जो है, जो गंगा घाट होते हैं या फिर नदी किनारे जो घाट होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं और लोग जो है बहुत दूर-दूर तक अपना बेदी बाँध देते हैं और लोगों के बीच जो है बाद में जिस दिन त्योहार होता है उस दिन झगड़ा होने लगता है कि यहाँ पर मेरा जगह है, यहाँ पे मेरा जगह। तो जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ पे बैठना चाहिए। ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसीलिए देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे फल जो है, सभी प्रकार के नाना प्रकार के जो फल हैं वो प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, ताकि
जब लोगों ने ये त्यौहार बनाया तो उनके अंदर ये था कि सभी को जो है मौसमी रूपी जो फल है वो प्राप्त हो सके और सभी लोग मौसम रूपी जो फल प्रसाद के रूप में खाएं, ताकि उनका शरीर में जो है मौसमी ऊर्जा जो है बरकरार रहे। तो इसमें जो है काफ़ी साइंस हमारा जो है छिपा हुआ है, स्पेशली इसमें प्रकृति विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।